देखते देखते आ गया है दिसंबर और एक महीने में हो जाएगा ये साल खत्म। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन का सपना करना है साकार तो इस 27 से 30 नवंबर आ गया है एंड ऑफ नवंबर सेल। करो सुपर से ऊपर की तैयारी अप टू 90% ऑफ एंड 50% एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। नमस्कार सभी को। नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं डॉक्टर कविता नूनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का हिंदी साहित्य की लाइव कक्षाओं में। आप सभी का स्वागत है आज के इस वेरी इंपॉर्टेंट सेशन में। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए सेशन को। वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए आज का सेशन है। आप सभी सेशन का टाइमिंग सभी नोट कर लीजिए। मंडे टू फ्राइडे रात 8 बजे आप सभी का ये सेशन होता है। साथ ही साथ आप सभी के जो मैराथन सेशन आप सभी का दिसंबर की एग्जाम के अकॉर्डिंग आपका होगा। ठीक है, तो इस संडे को आपका स्पेशल मैराथन सेशन होगा रात 8 बजे। ठीक है, तो आज है फ्राइडे और परसों है आपका संडे। तो संडे का टाइमिंग 2 दिसंबर का टाइमिंग जो है वो, क्योंकि अब आपका 11 दिसंबर को एग्ज़ाम है। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है। तो उसमें वेरी इंपॉर्टेंटली आपको एक चीज़ ये याद रखनी है कि भाई दिसंबर का एग्ज़ाम अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो ये जो टाइम है ये बहुत ही कीमती है, बहुत प्रीशियस है। इस महत्वपूर्ण समय में आप जितना ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ करेंगे, जितना ज़्यादा आप सभी मॉक टेस्ट करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस अटैम्प्ट करेंगे, उतने ही आप सभी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस कीजिए। ठीक है, कंटिन्यूअस अपने रिवीजन कीजिए। जो भी आपने पढ़ा है उसको बार बार पढ़िए। कुछ भी नया पढ़ने पर फोकस मत कीजिए। जो भी नया पढ़ेंगे उससे आप कंफ्यूज होंगे। तो जो आपने अब तक पढ़ा है उसको रिवाइज ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि ताकि आपका जो पोर्शन, जो आपकी स्ट्रेंथ है कि भाई आपने जो पढ़ लिया है उसमें आपका उसमें कोई भी त्रुटि ना हो, किसी भी तरह की कोई गलती जो है जो पढ़ चुके हैं उसमें ना हो। कुछ नया पढ़ेंगे और वो कंफ्यूजन क्रिएट आपको करेगा। और अपना मूल्यांकन करते रहें। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके मैराथन सेशंस होते हैं, जो आपके मॉक टेस्ट आप देते हैं, जो टेस्ट सीरीज आपने ले रखी है, तो उससे आपको अपना मूल्यांकन होता रहेगा कि भाई हाँ, मुझे कौन से कॉन्सेप्ट आ रहा है, कहाँ नहीं आ रहा है। मॉक टेस्ट आप देखते हैं जो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, जिससे आप सभी को बहुत फ़ायदा मिलता है कि भाई कहाँ तक जो है कितना स्कोर मैं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए आप सभी को टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म पर सारी सुविधाएं जो है ये उपलब्ध हैं। लाइव क्लासेस आपको मिलती हैं, मॉक टेस्ट हैं, टेस्ट सीरीज़ है, क्लास पीडीएफ के नोट्स वगैरह, उन सब के माध्यम से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस आज के जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं या आगे करने वाले हैं, ठीक है, कि अगर आप जून की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपका डिटेल्ड कोर्स जो है ऐप पर लॉन्च हो चुका है। आपका एग्ज़ाम के बाद में हम उसको स्टार्ट करेंगे। तो जो भी जून के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो एमए में हैं, अभी अपीयर कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी स्टूडेंट जो है हमारे साथ ऐप पर ज्वाइन कर सकते हैं डिटेल्ड कोर्स के लिए। और चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलिएगा। और ऐप पर ज्वाइन करने के लिए आप सभी के समक्ष ये हेल्पलाइन नंबर है। इस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से आप वेरी इंपॉर्टेंट हमारे सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं ऐप पर। ठीक है, आप सभी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है जिसमें 10th यूनिट आपकी आज के इस सेशन में कंप्लीट हो जाएगा आपके यूनिट वाइज। उसके बाद में आपके क्वेश्चन सीरीज ही चलेंगी। ठीक है, तो 10th यूनिट पे हैं हम आज, और आज हम कंप्लीट करेंगे आपकी 10th यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके अंतर्गत मैं आप सभी को बताऊंगी कि भाई जो आपके 10th यूनिट में अलग अलग गद्य विधाएं लगी हुई हैं, ठीक है, उन सब का विवरण हम प्रस्तुत करेंगे। कुछ क्वेश्चन आप सभी से पूछूंगी। और कक्षा और परीक्षा से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी के लिए अगर आपने टेलीग्राम के ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए कविता मैम टेक्स्ट बुक इस टेलीग्राम के ग्रुप को, जिसे आप डायरेक्ट स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं और सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे जो वाईटी के सेशंस होते हैं उन वाईटी के सेशंस का डेली अपडेट आपको मिलता रहता है, चाहे वो फर्स्ट पेपर का हो चाहे सेकेंड पेपर का हो। तो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको कक्षा परीक्षा की सारी जानकारी मिलती रहेगी। तो आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसे कि आपके 10th यूनिट की अगर हम बात करें तो 10th वाली जो आपकी यूनिट है इसके अंतर्गत आप सभी के सिलेबस में आत्मकथा, ठीक है, जीवनी, रेखा चित्र, संस्मरण,
ये तो है आपकी मुख्य विधाएं जो आप सभी के सिलेबस में है। उसके अलावा आप देखेंगे व्यंग्य विधा, ठीक है, व्यंग्य विधा, व्यंग्य विधा के अलावा यात्रा वृतांत, ठीक है, ये आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंटली हम इन विधाओं को आज के सिलेबस में कवर करेंगे। जब सबसे पहले आप सभी को इनके अंतर को स्पष्ट कर देते हैं, ठीक है। अंतर स्पष्ट आप सभी को होना बहुत जरूरी है कि ये होती क्या क्या है। जब आप आत्मकथा की बात करते हैं तो आत्मकथा होती है कि जो आत्म, ठीक है, जिसमें स्वयं का वर्णन हो, स्वयं के द्वारा स्वयं का वर्णन, स्वयं के द्वारा स्वयं का वर्णन, ठीक है। कि आत्मकथा वो होगी जहां पर, जैसे मैंने अपनी आत्मकथा लिखी, तो आत्मकथा जहां पर खुद व्यक्ति जो है अपने बारे में अपना जीवन वृत्त या विवरण जो है वो प्रस्तुत करता है, वो आत्मकथा होती है। आगे जब आप जीवनी की बात करते हैं तो जीवनी का जो स्वरूप है उसमें क्या होगा, जीवनी में मुख्य रूप से आप सभी के समक्ष देखने को मिलेगा कि किसी अन्य का, किसी और का, किसी और के द्वारा प्रस्तुत विवरण, किसी और का किसी अन्य द्वारा प्रस्तुत जीवन स्वरूप जो है या जीवन विवरण जो है वो प्रस्तुत होता है आपका किसमें, जीवनी के अंतर्गत, ठीक है। जीवनी में केंद्र में कोई और होता है और लिखता कोई और है, ठीक है, ये जीवनी हो गई। रेखा चित्र की जब आप बात करते हैं तो अंग्रेजी का जो स्केच होता है आपका, ठीक है, उस स्केच के संदर्भ में इसकी बात की जाती है, ठीक है। तो रेखा चित्र की भी जैसे रेखाओं के द्वारा जो है वो चित्र बनते हैं, तो यहां पर कवि ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है, ठीक है, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जिसके माध्यम से आंखों के सामने क्या हो जाता है भाई, चित्र उपस्थित हो जाता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि भाई वो जो स्त्री थी उसकी भौहें इस तरह की थी, आंखें इस तरह की थी, आंखें जो होठ हैं वो इस तरह के थे, कान इस तरह के थे, बाल इस तरह के थे, बालों की लटें ऐसी थी, ठीक है। तो मैंने एक एक सूक्ष्म वर्णन जो है वो शब्दों के माध्यम से प्रस्तुत किया, तो वो क्या बन गया आपका, रेखाओं के माध्यम से हमारे समक्ष एक चित्र उपस्थित हो जाता है आंखों के समक्ष। तो किसी भी व्यक्ति का इस तरह का चित्र उपस्थित करना, उन शब्दों के माध्यम से चित्र उपस्थित करना, वो कहलाता है आपका रेखा चित्र। जब हम संस्मरण की बात करते हैं तो ये दोनों विधाएं आपस में बहुत मिली जुली है, ठीक है। संस्मरण अर्थात जिसमें भली प्रकार से, ठीक है, या संस्मरण है तो सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार से स्मरण करके लिखा गया जो लेख है वो आपका संस्मरण कहलाता है, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम जो रेखा चित्र है उसमें भी तो हम याद करके बताते हैं कि भाई उसका ऐसा ऐसा चित्र आता है, इसीलिए दोनों विधाएं जब मिक्स हो जाती हैं, ठीक है, जब ये दोनों विधाएं जो है मिला करके आती हैं तो ये बन जाते हैं आपके कई बार इन दोनों में अंतर करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ऐसी रचनाएं हैं, उनको इसी कारण क्या नाम दे दिया जाता है, संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ठीक है। इसीलिए इन दोनों को मिला जुला स्वरूप जो है वो इसके अंतर्गत संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी उन्हें कह दिया जाता है, जिसमें महादेवी वर्मा जी के आप देखेंगे तो वो संस्मरणात्मक रेखा चित्र के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। व्यंग्य विधा की आप बात करें तो व्यंग्य विधा को हरिशंकर परसाई जी ने काव्य में स्थान दिलाया था, ठीक है। तो इनकी आप भूलाराम का जीव और ये सारी रचनाएं देखेंगे, उसके अलावा इनके अन्य निबंध भी है। तो व्यंग्य विधा का यात्रा वृतांत की जब आप बात करें तो आपके सिलेबस में जैसे आगे जी और राहुल साकृत्यायन जी, इनके यात्रा वृतांत आपके सिलेबस में लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए यात्रा करना जो है वो मनुष्य की स्वाभाविक प्रक्रिया है, ठीक है। ये जीवन भी एक यात्रा है और इस यात्रा पर हम सब निकले हैं। तो मनुष्य जब यात्रा का स्वरूप उसके समक्ष आता है कि हर दिन जो है हमारे स्वरूप में परिवर्तन होता जाता है, ठीक है। और जब एक साधारण मनुष्य यात्रा करता है और जब एक साहित्यिक प्रवृत्ति, साहित्यिक मनोवृत्ति का व्यक्ति यात्रा करता है तो उसमें फर्क होता है, ठीक है। वो हर जो यात्रा वृतांत जो लिखे जाते हैं वो उस यात्रा के दौरान छोटे से छोटे स्वरूप में भी कितनी बड़ी बड़ी बातें होती हैं उन सब को संकलित करके यात्रा वृतांत के अंतर्गत रखा जाता है। तो आगे जी और इनको हम पढ़ेंगे। तो ये तो आपकी जो विधाएं हैं
उनका मैंने मोस्टली आपको यहाँ पर बताया, जो 10th यूनिट में आपके समक्ष आएंगी। अब हम उनका विवरणात्मक स्वरूप जो है वो यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी के सिलेबस में लगी हुई है माटी की मूर्तें, ठीक है। माटी की मूर्तें, ये है आपका रेखा चित्र, ठीक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र, और ये रेखा चित्र है रामवृक्ष बेनीपुरी जी का, ठीक है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी का है, और जिसमें 12 रेखा चित्र है, ठीक है। जिसमें से रजिया जो रेखा चित्र है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध माना गया है। जब आप इसकी बात करते हैं तो 1941 से 1945 के मध्य जो रेखा चित्र लिखे गए थे उन सब का स्वरूप जो है वो इसके अंतर्गत आता है, ठीक है। 1941 से 1945 के मध्य जो भी शब्द चित्र रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने लिखे तो वो स्वरूप इसके अंतर्गत आया, और 1946 में इसका प्रकाशन होता है, ठीक है। तो ये स्वरूप जो है आपका माटी की मूर्तें के अंतर्गत आता है, ठीक है। हाँ, तो माटी की मूर्तें जो हैं वो मानव को अपनी मिट्टी के प्रति, ठीक है, माटी से तात्पर्य माटी तद्भव है, ठीक है। तो मनुष्य को अपनी मिट्टी के प्रति क्या होनी चाहिए, अपनी मिट्टी, अपनी जो संस्कार है, अपनी जो संस्कृति है, तो अपनी मिट्टी के प्रति जो है वो आसक्ति रहती है, ठीक है। जो भी प्रवासी होते हैं, जो भी बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, तो वो आते हैं जब भारत, अपनी मिट्टी से जुड़े होते हैं तो नमन करते हैं। तो जो अपनी मिट्टी के प्रति जो आसक्ति रहती है, तो उसका उत्कृष्ट और बेजोड़ नमूना जो है वो इसमें आया कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी भी बाहर चले जाते हैं, लेकिन उनका जो लगाव अपने गांव के प्रति, ठीक है, वहां के लोगों के प्रति, उनसे जो मेल जोल था, चाहे वो भले ही बचपन में रहा हो, तो उन सभी का वर्णन इन्होंने 12 रेखा चित्रों के माध्यम से किया है, ठीक है। तो उन चुनिंदा लोगों को इसके अंतर्गत इन्होंने लिया है जो इनको बेहद प्रिय थे, तो वो वर्णन आपको माटी की मूर्ति में मिलता है। दूसरा जो आप सभी के समक्ष आता है वो है महादेवी वर्मा जी का ठकुरी बाबा संस्मरणात्मक रेखा चित्र। महादेवी वर्मा जी का संस्मरणात्मक रेखा चित्र, ठीक है। सारी रचनाओं के बारे में बताऊंगे आपको जो आपके 10th यूनिट में लगी हुई हैं, सभी रचनाओं के बारे में बता करके कुछ रचनात्मक प्रश्न आप सभी से आज के सेशन में हम पूछेंगे, ठीक है। तो संस्मरणात्मक रेखा चित्र है आपका ठकुरी बाबा, ठीक है। ठकुरी बाबा की जब हम बात करते हैं तो ठकुरी बाबा के संदर्भ में महादेवी वर्मा जी ने जिस तथ्य को प्रस्तुत किया है इसके अंतर्गत, तो इसमें महादेवी जी ने अपने जैसे रेखा इसमें किया है ना, वैसे ही इसमें महादेवी जी ने अपने संपर्क में आने वाले, चाहे वो शोषित व्यक्ति रहे हों, ठीक है, चाहे दीनहीन व्यक्ति रहे हों, चाहे अगर हम उनकी बात करें कि चाहे कोई नारी रही हो, चाहे साहूकारिन रही हो, चाहे साहित्यकार रहे हो, चाहे जीव जंतु रहे हो, ठीक है, उनको उनके संवेगों को स्वरूप में उनको केंद्र में कर करके उन्होंने बहुत सारे चित्र विधान, बिंब विधान, ठीक है, अपनी अभिव्यक्ति के स्वरूप में उन्होंने ये लिखा है। ठकुरी बाबा जो इनका संस्मरणात्मक रेखा चित्र है, ये इनकी रचना स्मृति की रेखाएं, स्मृति की रेखाएं, ठीक है, 1943 इसके अंतर्गत जो है ये संकलित है, ठीक है। ये देखिए प्रकाशन वर्ष जो मैं आपको बता रही हूँ ये इसलिए बता रही हूँ, अगर इन्हीं विधाओं का आपको क्रम में आ जाए तो आप कहेंगे मैम क्रम वाले याद नहीं होते, तो अगर आप देखेंगे ये 1946 है, ये 1943 है, ठीक है। इस तरह से आप साथ साथ में अगर क्रम याद करते रहेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो 7 संस्मरण है इसके अंतर्गत महादेवी वर्मा जी के, तो अगर इसे खाली संस्मरण भी कहा जा सकता है, लेकिन इसे हम संस्मरणात्मक रेखा चित्र के स्वरूप में देखते हैं। तो महादेवी जी के स्मृति की रेखाएं में 7, ठीक है, 7 संस्मरण है, जिसमें से ठकुरी बाबा जो है ये 5वां संस्मरण, ठीक है। ठकुरी बाबा जो है ये कितने नंबर पे आएगा, आपका 5वें नंबर पर जो है ये आता है, ठीक है। इसमें जैसे भक्तिन वाला भी है, चीनी वाला भी है, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं, बिम्बिया गुंगिया, तो ये बहुत सारे स्वरूप में आप सभी के समक्ष आता है। हाँ,
अगर आप इसका देखेंगे 1943 स्मृति की रेखाएं का जो प्रकाशन वर्ष देखेंगे तो वो आपको अलग भी 1945-46 का स्वरूप भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आगे ये आपके रेखा चित्र संस्मरण का स्वरूप कंप्लीट होते हुए अगला जो आपका आता है वो है आत्मकथा। आपके बुक में जो क्रम दिया हुआ उसी के अकॉर्डिंग बता रही हूं। ठीक है, तो वो है आपके तुलसी राम जी की आत्मकथा। मुर्दहिया। ठीक है, मुर्दहिया जो आत्मकथा है आप सभी के सिलेबस में 2010 में ये आती है। ठीक है, और दलित आत्मकथा के रूप में हमारे समक्ष आती है। ठीक है, दलित स्वरूप का वर्णन करती हुई, ठीक है, दलित समाज की अभिव्यक्ति करती हुई। और मुर्दहिया जो है ये शमशान घाट के स्वरूप में हमारे समक्ष ये देखने को मिलता है। ठीक है, दलित आत्मकथा के रूप में हिंदी की पहली दलित आत्मकथा भी इसे कहा जा सकता है। वैसे तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जूठन का स्वरूप आता है। अब मुर्दहिया जो है जिसके अंतर्गत दलित समाज की त्रासदी, ठीक है, दलित समाज की त्रासदी का चित्रण किया गया है। ठीक है, और जो उन्होंने स्वयं ने झेला है, ठीक है, जो उन्होंने स्वयं ने भारतीय समाज में और इस विडंबना में उन्होंने झेला है, उसी स्वरूप को, उसी आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो अनुभूतियां उन्होंने झेली हैं उसी का वर्णन इसके अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो अंधविश्वास का जो है, बाह्य आडंबर का जो स्वरूप है, जिसके कारण उन सभी का पर्दाफाश वैसे आप देखेंगे मुर्दहिया जो है इसके अंतर्गत देखने को मिला है। तो 2010 में आपकी मुर्दहिया जो है वो रचना आप सभी को देखने को मिलेगी। ठीक है, अगली अगर हम आत्मकथा के क्रम में ही पहले बात करें तो पहले आपको आत्मकथा ही बता देती हूं। तो उसके अलावा आपके सिलेबस में जो आत्मकथा है वो है आपके मनु भंडारी जी की एक कहानी यह भी। मनु भंडारी की एक कहानी यह भी, तो ये आत्मकथात्मक कहानी के रूप में आती है। ठीक है, यह भी, ये आत्मकथात्मक कहानी, तो आत्मकथा भी कह सकते हैं इसे, आत्मकथात्मक कहानी के स्वरूप में इन्होंने वर्णन किया है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे ये 4 भागों में आप सभी के समक्ष आई है। ठीक है, 4 भाग कह दे या 4 खंड जो इसके स्वरूप में हमारे समक्ष देखने को मिलते हैं। जो मनु भंडारी जी की आत्मकथात्मक स्वरूप आता है 2007 में आती है ये। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे मनु भंडारी जी ने पहले जैसे इसमें अपना परिचय पूरा इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, अपने पिताजी का विवरण इन्होंने प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, जो शीला अग्रवाल थी इनकी अध्यापिका थी उनका विवरण इसके अंतर्गत प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, अपनी माता जी का स्वरूप जो है वो इसके अंतर्गत इन्होंने दिखाया है। तो मनु भंडारी जी ने पिताजी से जुड़ी हुई, ठीक है, सबसे पहले खुद से जुड़ी हुई, पिताजी से जुड़ी हुई, पति से जुड़ी हुई, और जो इनकी प्रेरणा स्वरूप में शीला अग्रवाल इनकी अध्यापिका थी तो उनसे जुड़ी हुई। ठीक है, तो उन सभी स्वरूपों में इस आत्मकथा को इन्होंने वर्णित किया है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के समक्ष मनु भंडारी जी के, इनके पति थे राजेंद्र यादव। तो इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से एक जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं उनकी पत्नी होना भी कितना चैलेंज की बात होती है, और उसके बाद में अगर आप खुद भी लेखिका हो, खुद भी लिखना चाहें और उसमें अपना स्थान बनाना जो है वो कितना मुश्किल होता है। तो ये स्वरूप इसके अंतर्गत आया है। आगे बढ़ते हैं, तो अगली जो आत्मकथा है वो आप सभी की है हरिवंश राय बच्चन जी की। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा, क्या भूलूं क्या याद करूं। क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक है, आपको भी यही कंफ्यूजन हो रहा होगा वैसे इस समय पर, क्या छोड़ूं और क्या याद करूं। ठीक है, इसकी जगह हम क्या कर देते हैं, इसको परिणत कर देते हैं कि भाई क्या छोड़ूं और क्या याद करूं। कि अभी मैम 11 तारीख को पेपर है, 10 दिन बचे हैं, अब 10 दिन में क्या छोड़ूं और क्या याद करूं। ठीक है, देखिए छोड़ना भी बहुत महत्वपूर्ण है ना, हमें पता होना चाहिए कि भाई मुझे क्या पढ़ना है। ठीक है, इस स्वरूप में हमारे समक्ष जो है ये बात रहनी चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है ये तो हमें पता है, लेकिन हमारे जो सिलेबस से रिलेट नहीं कर रहा है। ठीक है, साहित्य क्योंकि बहुत विस्तृत है,
तो जो हमारे साहित्य से या जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत नहीं है, जो हमारे सिलेबस से रिलेट नहीं कर रहा है, उसको छोड़ना भी है। ठीक है, सब कुछ नहीं पढ़ सकते, एक परीक्षा की तैयारी के लिए आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, तो ज्ञान जो है वो बहुत विस्तृत है, लेकिन हमें कितना उसके अंतर्गत इस परीक्षा की दृष्टि से केंद्र में रखना है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं, ये इसका पहला भाग है आपके हरिवंश राय बच्चन जी की इस आत्मकथा का, जो कि 1969 में प्रकाशित होती है। ठीक है, पहला भाग ही आपके सिलेबस में जो है वो लगा हुआ है। क्या भूलूं क्या याद करूं, जो इसका पहला भाग है जिसमें हरिवंश राय बच्चन जी ने अपने जन्म से लेकर के अपनी इनकी जो प्रथम पहली पत्नी थी श्यामा, ठीक है, श्यामा जो तेजी बच्चन है उनसे इनका दूसरा विवाह हुआ था, तो श्यामा जो थी उनसे उनकी मृत्यु, ठीक है, उनका देहावसान हो गया था। तो वहां तक के अपने अनुभवों का चित्रण जो है क्या भूलूं क्या याद करूं के अंतर्गत इन्होंने किया है, जन्म से लेकर के और श्यामा के देहावसान तक। ठीक है, वो वर्णन जो है आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये उन्होंने अपनी माता का पिता का सारा जो चित्रण है वो इसके अंतर्गत किया है। ठीक है, अगला आप देखेंगे कि एक और आत्मकथा है आप सभी के समक्ष, रमणिका गुप्ता। रमणिका गुप्ता की आत्मकथा। आपहुद्री। आपहुद्री एक जिद्दी लड़की, ठीक है, आपहुद्री एक जिद्दी लड़की की आत्मकथा जो है रमणिका गुप्ता जी की आप सभी के समक्ष आती है। और ये आत्मकथा आपहुद्री का जो स्वरूप है वो 2015 में आता है। ठीक है, 2015 में रमणिका गुप्ता जी, जिनका मूल नाम रमना के नाम से जाना जाता है। इसका पहला भाग जो है इस आत्मकथा का वो हादसे। ठीक है, हादसे, ये पहला भाग 2005 में आया था। ठीक है, ये आपका दूसरा भाग है। प्रथम भाग आपका हादसे 2005 में जिसका प्रकाशन होता है, और जो 2015 में है आपहुद्री। ठीक है, रमणिका गुप्ता जी की अगर हम बात करें तो ये फ्रायडवाद, ठीक है, फ्रायड के जो मनोविश्लेषणवाद है उससे प्रभावित रही हैं। ठीक है, तो फ्रायडवाद से प्रभावित रही हैं, उसी स्वरूप को इन्होंने जो मनोवैज्ञानिक शैली है, ठीक है, उसके अंतर्गत इन्होंने व्यक्त किया है। इन्होंने अपने प्रथम प्रेम के बारे में, पहला प्रेम इनको बलराम नाम के व्यक्ति से हुआ था, तो वो वर्णन भी इन्होंने प्रस्तुत किया है। ठीक है, और पंजाब में जो कुड़ी मार प्रथा होती है, पंजाब में जो कुड़ी मार प्रथा होती है उस प्रथा का भी इन्होंने वर्णन जो है वो किया है। तो ये आपका जो आत्मकथा के स्वरूप में एक ये नाम आप सभी के समक्ष और आता है। ठीक है, तो ये मोस्टली इतनी आत्मकथा है। तुलसीराम जी की आत्मकथा आपको मिलेगी, मनु भंडारी की, हरिवंश राय बच्चन की और रमणिका गुप्ता की। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट है जो आप सभी को ध्यान रखनी है। अगला आप देखेंगे जीवनी। जीवनी में जो सबसे इंपॉर्टेंट है आप सभी के सिलेबस में, जीवनी में 2 केंद्र में होते हैं भाई। आत्मकथा में तो खुद ही लिख रहा है बंदा, ठीक है, खुद ही लेखक लिख रहा है और खुद के बारे में ही लिख रहा है। लेकिन विष्णु प्रभाकर जी, जीवनी में 2 लोग होते हैं, एक तो विष्णु प्रभाकर जी तो लिख रहे हैं, ठीक है, और किसके बारे में लिख रहे हैं भाई, शरद चंद्र जी के बारे में। ठीक है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के बारे में लिखा है इन्होंने। अब शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी के बारे में शरद चंद्र के नाम से तो लिखी नहीं है, तो इन्होंने इनका नाम जो है वो क्या कर दिया भाई, इसका नाम लिखा है आवारा मसीहा। तो अब 3 चीजें याद रखनी है हमें। ठीक है, आवारा मसीहा जो है वो किसको केंद्र में करके लिखी गई है, ठीक है, किसके लिए लिखी गई है और किसने लिखी है। तो विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी को केंद्र में रख करके, ये चीज आपको इसके अंतर्गत ध्यान रखनी है। ठीक है, जो बांग्ला साहित्य है उसके प्रसिद्ध उपन्यासकार के रूप में शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी का नाम आता है। देवदास आप सभी ने फिल्म भी देखी है, और इनका प्रसिद्ध उपन्यास परिणता देवदास, ये इनके उपन्यास रहे। 1974 में ये जीवनी जो है हमारे समक्ष आती है, और 14 वर्षों के कठिन स्वरूप में, ठीक है, 14 वर्षों की कठिन तपस्या के रूप में विष्णु प्रभाकर जी ने इस आवारा मसीहा इसको पूर्ण किया था। ठीक है, अगर आप इसकी बात करें तो ये 3 भागों में हमारे समक्ष विभाजित है। ठीक है, अगर 3 भाग भी आप इसके ध्यान करना चाहें तो दिशाहारा, दिशा की खोज और दिशांत। दिशाहारा,
दिशा की खोज, और दिशांत। ठीक है, ये स्वरूप जो है आप सभी को आवारा मसीहा के संदर्भ में देखने को मिलेगा। ठीक है, और आवारा मसीहा की एक विशेषता है कि इसमें जो कोई भी घटना है वो कल्पित नहीं है। ठीक है, सारी जो है उनके जीवन के संदर्भों से जो भी इधर उधर बिखरे हुए प्रसंग हैं, कहीं से यात्रा करके और कहीं से भी जो जोड़े गए हैं, वो कल्पित स्वरूप में विष्णु प्रभाकर जी ने प्रस्तुत नहीं किए हैं। ठीक है, हाँ, अब आगे बढ़ते हैं अगली जीवनी की ओर। वो है आपकी जीवनी शिवरानी देवी ने लिखी है। शिवरानी देवी ने जीवनी लिखी है प्रेमचंद घर में। प्रेमचंद घर में। ठीक है, तो प्रेमचंद जी यानी कि अपने पति को ही केंद्र में करके जो जीवनी लिखी गई है वो शिवरानी देवी ने लिखी।